जी शहरियार बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहरियार जुल्फ़िकार बच्चे, आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? स्टूडेंट्स, अहमद, हसन, शहरियार, आप में से किसी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। बच्चा इसी सेक्शन में एनरोल्ड हैं आप लोग? जी मैम। अच्छा, आपकी क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो स्टूडेंट से कहें कि क्लास में मैम तशरीफ़ वो लें। अस्सलाम वालेकुम। मैम जी वालेकुम सलाम। मैम वो लिंक किधर से कॉपी होगा? वो ग्रुप में स्टूडेंट मांग रहे हैं। बेटा आप लोग एलएमएस पे नहीं देखते, पहले मुझे ये बताएं। LMS से ही मैम मैंने तो ज्वाइन किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से मीटिंग से कॉपी हो जाएगा लिंक। मैं आपको शेयर करती हूँ, ठहरें। जी बेटा, चैट बॉक्स में देखिए, मैंने लिंक शेयर कर दिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दें, ठीक है? जी बेटा जरताशा, क्या कह रही हैं आप? बेटा आप लोग मुझे ये बताएं पूरी क्लास कि आप लोगों ने जो है वो आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। एक तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत जो है वो नहीं ज्वाइन कर रही क्लास। लास्ट क्लास में भी इसी तरह ही था। मैम एक एक सब्जेक्ट के इतने इतने ग्रुप बने हुए हैं तो कुछ समझ ही नहीं आती है। क्या नहीं समझ आ रही है, आप बताएं ना मुझे, फिर मैं आपको हेल्प मैम करूंगी मेरा बेटा। मैं आपको बताती हूँ, मेरा पोर्टल ब्लॉक है ना, मेरा LMS काम कर रहा है और मैं हम्म। IPC वालों को 3 दिन से मेल कर, बेटा आप मेरी बात सुने, मैंने तो ना आपको मेरा मेल पोर्टल भी काम किया कर हुआ रहा है है ना ना लिंक। मैं इसीलिए तो आप लोगों को भी लिंक मेल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स अभी स्टूडेंट्स के चल रहे हैं। मैंने मैम मेल आप किया हुआ है आपको। मैम आप लिंक मेल करके ना, साथ क्लास की टाइमिंग होती नहीं है। 3 क्लासेस है जिनकी टाइमिंग का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन लिंक उनका मुझे आता है। मैंने मैम्स को मेल किया है तो बेटा उन्होंने मुझे आपके पास टाइम टेबल नहीं है? बच्चे टाइम मैम मैं टेबल नहीं है आपको बता आपके रही हूँ पास? कि रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद से मेरी सारी
सारे पोर्टल्स ब्लॉक हैं। मेरा ऑनलाइन जो पोर्टल है वो भी तो ब्लॉक बेटा है। आप तो किसी स्टूडेंट से भी टाइम टेबल ले सकती है ना बच्चे। टाइम टेबल तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि मेरी क्लास किस टाइम पे है। एक टाइम टेबल का वो मैम आपको मेल ये कर देंगे, वो आप देख लें ये वहां जो से कौन सी बड़ा क्लास है। मुद्दा है वो ये कि कुछ टीचर्स हैं उन्होंने एलएमएस पे डाला हुआ है डायरेक्ट लिंक कि आप एलएमएस पे जाके ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनके बेटा जी पोर्टल वो तो मैंने बहुत अभी मुश्किल है। एलएमएस पे डाला हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एलएमएस पे लिंक डाला हुआ है। लेकिन अभी चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के इशू के साथ आते हैं कि पोर्टल ब्लॉक दिस एंड दैट, ठीक है, और स्टार्ट की क्लासेस हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इसीलिए ही मेल भी कर रही हूँ लिंक, ठीक है, कि अगर किसी का पोर्टल ब्लॉक है, एलएमएस पे असेस नहीं हो रही, तो वो जो है वो क्या करे, वो मेल से ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, लेकिन आपकी क्लास मिस ना मैम हो। मैम थैंक यू जिनकी मैम। नहीं एलएमएस पे एक्सेस हो रही वो उसको फॉरगेट पासवर्ड करें तो फिर वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैम न्यू मैंने अपडेट फॉरगेट हुआ है। पासवर्ड भी किया है, मुझे कोई लिंक ही नहीं आता है। कोई बेटा लिंक मेल तो ही आ रही है नहीं। आपको कि मेल नहीं आ रही, ये बता मैम दें, मेल मेल तो आ आती रही है, है। मेल आ रही है, तो सब फिर कुछ आ रहा मेल है आ सिर्फ। रही है, और ये इसका स्लॉट यही है, आप ये देख लें, ये हमारा स्लॉट 7th स्लॉट है, 2 से नहीं नहीं 3 मैम बजे वाला, आपकी क्लास में होती हूँ मैं, डोंट वरी बात। ठीक है। तो आप देख लेना यस बेटा, देखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ टीचर के साथ कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि इस तरह तो टीचर को तो नहीं पता ना कि मैम आपका मैंने क्या मेल प्रॉब्लम चल रहा है। भेज दिया है, मैंने मेल भेज हाँ दिया था। यस चले, मैम। मैं बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास की बात कर रही हूँ कि बच्चे आप लोगों की स्ट्रेंथ मेरे पास जो शो हो रही है वो अराउंड 45 है एलएमएस पे, ठीक है, पोर्टल पे जो है वो आप लोग आई गेस इसी तरह से 45-50 के अराउंड है, और क्लास में आप लोग जो है वो सब इस वक्त 20 स्टूडेंट्स भी नहीं है, 18 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो ये सारे लेक्चर्स बच्चे रिपीट तो नहीं होंगे ना? आपके जो भी क्लास फेलोज हैं जो कि इसमें जो है वो एनरोल्ड हैं, उन्हें कहें कि वो बॉदर करें और क्लास अटेंड करें, ठीक है, अदरवाइज फिर उनको खुद ही से उसमें जो है वो फेस करना पड़ेगा। हाँ जी, कौन सा मैम बच्चा पढ़ आपने के आया है? आपने जो मेल की थी हमने उधर से ज्वाइन किया तो वो एलएमएस हमारा ओपन ही नहीं हो रहा इवन फॉरगेट करके भी। अच्छा जी, तब भी ऐसे मसला आ रहा है, फिर इसका क्या यस मैम सोल्यूशन अभी है, ये तो अब आपको देख। ग्रुप में लिंक आया तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है। चले बच्चे, फिर आप लोग जो है ना, अब आपको देखें स्लॉट तो पता चल गया ना कि ये वाला स्लॉट है हमारा 7 स्लॉट है, ठीक है, जो कि रमज़ान में जो है वो 2 से 3 बजे तक है। तो आप ऐसा कर लिया करेंगे, जो है वो 150 पे जो है वो ग्रुप में पूछ लिया करेंगे जी, शेयर कर दें, या किसी एक स्टूडेंट की वहाँ पे ड्यूटी लगा दें कि ज़रा लिंक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, आपस में यस मैम कोऑपरेट ठीक कर है। लें बेटा। इसका भी यही सोल्यूशन है, अदरवाइज फिर देख लें क्या इसका जो भी आई डोंट नो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एनीवेज बेटा मुझे ये बताएं, आप लोग लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ठीक है जी। अस्का नदीम बेटा जल्दी से अनम्यूट करें, शाबाश। मैम मैंने तो लास्ट लेक्चर लिया ही नहीं था क्योंकि मैं आपके सेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं थी। अच्छा जी, इज़ा इलाही हैंड रेस किया बेटा, आप बताना चाह रही हैं, जल्दी से बता दें, शाबाश। यस मैम लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रेडियोलॉजी का और फिर हमने हम्म, रेडियोलॉजी की जो टाइप्स पढ़ी थी जिसमें डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल थी। फिर हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, आयनाइजिंग रेडिएशन के वेरी बारे गुड, में। फिर शाबाश, ठीक है हमने बेटा, डायग्नोस्टिक। ठीक है। हसन मुमताज़ बच्चे आप अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। हसन मुमताज़। जी मैम। जी बेटा आप लास्ट सेक्शन में थे ना? नहीं मैम मैंने। आप भी नहीं थे? और मैंने जी अटेंडेंस चेक कर लेनी है। मैम चेक कर ले। अच्छा, ईशा मंसूर, ईशा मंजूर। यस मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप थी ना लास्ट लेक्चर में? नो मैम मैं ये मेरी फर्स्ट क्लास है। कौन से स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में थे, हैंड रेज करें। मारिया शौकत थी जी, इसके अलावा जी मारिया बच्चे आप मुझे बताएं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी, मुझे कोई 3 टाइप्स बता दें बस जल्दी से, शाबाश। मैम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हमने उसमें आता है न्यूरो रेडियोलॉजी आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी आता है, न्यूक्लियर रेडियोलॉजी आता है वेरी गुड, और किडनी ठीक है, रेडियोलॉजी भी आता है जो लाइक किडनी ठीक के हो लिए गया। होती ओके, अहमद हसन बच्चे अनम्यूट करें जल्दी से, शाबाश। जी बेटा मैम। मुझे बताएं कि हमने पढ़ी थी स्पेशलिटीज रेडियोलॉजी की, मैंने आपको बताई थी, वो कौन कौन सी थी, जस्ट नेम देम। जी मैम। बेटा हमने स्पेशलिटीज पढ़ी थी ना रेडियोलॉजी की, स्पेशलिटीज जी जी कौन कौन सी थी वो? मैम, उसमें एक्सरे आता है, सीटी स्कैन आता है और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। हम्म, जाने ठीक है, ओके फाइन। बेटा अब जी मैम। आप सब बच्चे, मैंने कहा था आपको डे 1 पे ही कि ज़रूर पढ़ के आया करें, और जो है ना वो लिंक दोबारा से शेयर कर दें। अभी पार्टिसिपेंट्स तो बहुत कम है, बट हमारे पास टाइम नहीं है और मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है।
कुछ बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में, तो मैं थोड़ा सा आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे आप लोग रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लें, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। ओके, सो रेडियोलॉजी हमने पढ़ा था कि मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ या मोडालिटीज़ को यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को डायग्नोज बना रहे होते हैं और उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और देन फिर मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन इटसेल्फ क्या होती है, ठीक है जी। कोई भी जो एनर्जी इमिट हो रही है किसी भी स्पेसिफिक स्पेस से जो पास कर रही होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। और हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेडिएशन होती है, नॉन आयनाइजिंग भी होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस भी होती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज होती हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशंस जब भी किसी भी मैटर से किसे पास करती हैं तो क्या करती हैं, वहाँ पे वो आयनाइजेशन कर देती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कुछ रेडिएशंस होती हैं वो बॉडी के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, ठीक है जी। स्पेसिफिकली जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं बिकॉज दे डू द आयनाइजेशन ऑफ एनी मैटर फ्रॉम विच दे पास, ठीक है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा अगर हम देखें कि क्यों रेडिएशंस जो है कहते हैं कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए हार्मफुल हैं क्योंकि वो जो है वो जाके आपके न्यूक्लियर जो आपका जेनेटिक मटीरियल होता है, सेल में डीएनए होता है, जाके उसको डैमेज कर देती हैं, ठीक है, और कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो इस वजह से अब मैंने आपसे कहा था कि एक अपनी नोटबुक ले लें रेडियोलॉजी की, और जब भी लेक्चर हो वो नोटबुक खोलें और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ वहाँ पे नोट डाउन करते जाए, ताकि जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो, सेशनल्स हो, फाइनल हो, तो आपको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ज़रूर पढ़ने हैं और रेस्ट तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने जो है वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट मोडालिटीज़ यानी कि सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के और डिजीज़ को डायग्नोज और उसको ट्रीट करने के लिए हमने जो है अगर कोई डायग्नोसिस बनाना हो तो देखते हैं। देन वी गो थ्रू सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ठीक है। इसकी सब ब्रांचेस हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने रटालाइजेशन नहीं लगानी, ठीक है। हर जो रेडियोलॉजी की टाइप है उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो किसके लिए हम यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर है तो वो कार्डियोवास्कुलर का क्या मतलब है कि वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जैसे कोई क्रोनी आर्टरी की डिजीज़ हो गई है, ठीक है ना, उसके लिए अगर हमने कोई डायग्नोसिस बनाना है तो हम कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग यूज़ करेंगे। फिर उसमें आगे फर्दर करना क्या है, दैट इज़ एन अदर थिंग, लेकिन एटलीस्ट आपको इस लेवल पे इतना पता होना चाहिए कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या है और इसकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। और मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट आपको 1 लाइन में इसको डिफाइन ज़रूर करना आना चाहिए, ठीक है। देन बच्चे मैंने आपको बताया था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, फिर मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए थे, ठीक है ना। 3 तरह के बेनिफिट्स बताए थे, पेशेंट स्टे कम होता है, इंसिजन जो है वो छोटा लगता है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कौन कौन से जो है टेक्निक्स उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इमेजिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हमने किसी भी ब्लड वेसल को देखना हो कि वो कोई ब्लॉक तो नहीं हुई, एनलार्ज तो नहीं हुई है, उसमें कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं कि जो है वो ट्यूब के थ्रू एक्सरेज जो है वो जनरेट करते हैं उस ब्लड वेसल के ऊपर, और वो इस तरह से एक इमेज हमारे पास आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राम कहते हैं, ठीक है। और पता चल जाता है कि ब्लड वेसल कहीं ब्लॉक तो नहीं है, नॉर्मल उसका फ्लो है, एंड दिस एंड दैट, ठीक है। देन बायोप्सी प्रोसीजर्स पढ़ा था हमने, एंजियोप्लास्टी पढ़ी थी, जिसे मैंने आपको 2 तरह की टाइप्स बताई थी, एक एंजियोप्लास्टी थी बैलून एंजियोप्लास्टी, और एक थी जिसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टंट पास करते हैं, ठीक है। तो बैलून एंजियोप्लास्टी में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक ट्यूब, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ होता है तो ट्यूब डालते हैं, वो ट्यूब के साथ बैलून अटैच होता है, जैसे ही वो जाता है आर्टरी के अंदर, वहाँ पर हम उसको इन्फ्लेट करते हैं और वो वहाँ से प्लैक या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और फ्लो जो है नॉर्मल हो जाता है। और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी एंजियोप्लास्टी की क्या होती है कि द प्रोसीजर विच इज़ रिक्वायर्ड टू रीस्टोर द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है जी। इसी तरह से बैलून एंजियोप्लास्टी के साथ साथ हम स्टंट एंजियोप्लास्टी करते हैं जिसमें हम स्टंट जो है वो प्लेस कर देते हैं। देन मैंने आपको वेरिकोज वेंस का ट्रीटमेंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिकली हम लेज़र के थ्रू जो है वो वेंस की ट्रीटमेंट करते हैं। एंड देन वी डिस्कस द फ्लूइड एब्सेस ड्रेनेज, कि बॉडी में कहीं पे भी कोई एब्सेस बना होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम ट्यूब के थ्रू डिटेक्ट करके, मॉनिटर करके कैमरे पे उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है जी बच्चे। उसके बाद फिर आ गया था कार्डिक कैथेटराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैथेटर पास करते हैं, एक ट्यूब पास करते हैं ग्रोइन से या आर्म रीजन से, और उसको हार्ट तक लेके जाते हैं, और उसका मकसद क्या होता है, हमने मॉनिटर करना होता है कि हार्ट के फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप इसको ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी। देन फिर हमने देखा था मेडिकल इमेजिंग, और मेडिकल इमेजिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिसीज़ जिसको हमने डायग्नोस करना हो, ट्रीट करना हो या उसको हमने मोनिटर करना हो, तो उसके लिए जो भी इमेजेस हम लेते हैं उसको हम कह रहे होते हैं बेसिकली मेडिकल इमेजिंग। एंड देन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, इमेज गाइडेड इंटरवेंशन, जिससे मैंने आपको बताया था कि इमेज नज़र आ रहा होता है और एट द सेम टाइम आप पेशेंट को उसमें ट्रीट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मेडिकल इमेजिंग की ही जो है वो सब टाइप है। ओके, देन सोर्सेज पढ़े थे हमने कुछ रेडिएशंस के, मिलीसीवर्ट्स मैंने आपको बताया था इसका जो है वो क्या है, यूनिट है। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट द स्पेशलिटीज ऑफ रेडियोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्पेशलिटीज़ हैं हमारे पास, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन है, मेमोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड एंजियोग्राफी है। ओके, देन आई थिंक यहाँ तक न्यू स्टूडेंट्स बेटा जो आप लोग आए हैं, मैंने एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। वैसे जो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें हमने हर चीज़ इन डिटेल और एक जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो डिस्कस की हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 1 अब आपके पास एक्सरेज आ जाते हैं। एक्सरेज में मैंने आपको बताया था कि एक तो नंबर 1 चीज़ ये है कि आप इसको जो है वो रेडियोग्राफी, ये रेडियोग्राफ्स भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पुराना टूल है, जो कि हम बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा है कि किसी को किसी भी अगर रेडियोलॉजिकल मोडालिटी के बारे में नहीं पता तो उसको एक्सरे के बारे में ज़रूर पता होता है। ठीक है ना, कि डॉक्टर ने एक्सरे रेफर किया हुआ है। एक्सरे जो है हम डिफरेंट बॉडी के बोन्स को, लंग्स को, कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसको देखने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड, एक्सरे जो है वो उसमें हमारे पास एक्स रेज यूज़ हो रही हैं। तो एक्स रेज जो है वो बेसिकली क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बताई थी एक्सरे में बात, वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरे हमें स्टैटिक इमेज देता है। ठीक है, यानी कि जैसे पेशेंट का कोई भी ऑर्गन हमने रखा है, कोई बोन को हमने विजुलाइज करना है, उसी तरह से हमें एक सिंपल इमेज जो है वो फिल्म के ऊपर दे देता है। ठीक है, और उसके अलावा जी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड फ्रिक्वेंटली यूज। ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली आप देखें सबसे पहले जो है वो अक्सर जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं या डॉक्टर सबसे ज़्यादा रेफर कर रहे होते हैं वो एक्सरे कह रहे होते हैं कि जी एक्सरे करवा लें। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज हमारे पास मोडालिटी है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये एक अदद इसकी मशीन दिखाई थी एक्सरे की, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ये लेट सपोज जो है वो उन्होंने हाथ का पेशेंट का अगर एक्सरे करना है, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट पोजीशन बनाते हैं पेशेंट की। ठीक है, लेकिन बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कितने व्यूज़ हो सकते हैं या किस व्यू के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए। आपको फाइंडिंग्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जी ये एक्सरे जनरेटर होता है, ये जनरेटर से जो भी मैटर है या जो भी एरिया है जहाँ का हमने एक्सरे लेना है वहाँ से रेस पास करती है, नीचे एक डिटेक्टर लगा होता है, वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और वो फिल्म के फॉर्म में हमें इस तरह से फिर इमेज दे देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेडियोग्राफ या फिर एक्सरे फिल्म। ठीक है जी बेटा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ एक्सरेज, जिससे मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्चर्स, ठीक है, फ्रैक्चर बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। एक्सरे कैन सपोर्ट नमोनिया, ब्रोंकिएक्सटासिस। ठीक है जी, जितने भी हमारे पास जो लंग की स्पेसिफिकली जो कंडीशंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरे रिकमेंड किया जा रहा होता है, जैसे कि आजकल कोविड-19 है उसके लिए दिया जा रहा है। ठीक है जी, उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था डेंटल रेडियोलॉजी में, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम ओपीजी कहते हैं, ऑर्थो पेंटोमोग्राफी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पूरा आपके गम्स का एक एक्सरे का इमेज आ जाता है। और इसके अलावा इमरजेंसी केस में, ठीक है, जैसे कि कोई ट्रॉमा केस के साथ आपका पेशेंट आता है तो इमरजेंसी में भी हम जो है वो पेशेंट को एक्सरे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा तो वैसे अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें ताकि हम आगे प्रोसीड करें। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी ओपीटी काइंडली रिपीट कर दें। बेटा, ओपीटी नहीं, ओपीजी। ठीक है ना, OPNG, ठीक। ऑर्थो पेंटामोग्राफी। ठीक है, अगर आप गूगल पे लिखे ना ओपीजी तो आपको उसके इमेजेस में जाए तो आपको नजर आएगा कि गम्स का और दांत का पूरा प्रॉपर एक एक्सरे हमें नजर आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट ने कोई दांत लगवाने हैं तो वो जो है वो उसके लिए हमें देखना होगा उसकी गम्स की क्या पोजीशन है। ठीक है ना, या उसके दांत की क्या पोजीशन है, जो रिमेनिंग दांत है उनकी क्या पोजीशन है, तो उसके लिए हम बेसिकली इसको रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ओके थैंक तो यू। यहाँ तक क्लियर है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट लेक्चर। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो रेडियोलॉजी की स्पेशलिटी आ जाती है दैट इज सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन का भी आपने नाम सुना होगा, इट इज अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन एंड द बिस। मैम क्लियर है। सॉरी, क्लियर है, चलें गुड अगर क्लियर है तो।
स्टूडेंट्स अभी भी बहुत कम है। चले, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सरे। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने जो एक्सरे है, सीटी स्कैन में भी एक्स रेज ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है, कोई और रेज नहीं यूज़ हो रही। इसका क्या मतलब है कि सीटी स्कैन भी जो है वो एक्सरे यूज़ कर रहा है और इसमें भी आयनाइजेशन होगी। ठीक है, a CT scan combines a series of X-ray images taken from different angles and uses computer processing to create cross-sectional images or slices of the bone, blood vessels and soft tissues inside the body। ठीक है, अब बेटा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बात जो कि आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि सीटी स्कैन क्या करती है कि क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसिस में आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का जो है वो इमेज देती है। ठीक है, अब ये बात आप याद रखें, आगे मैं आपको जाके पिक्चर में जो है इसको क्लियर कर देती हूँ। सीटी स्कैन इमेजिंग प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन देन एक्सरे। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है कि वो क्रॉस सेक्शनल हमें इमेज दे रही है किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर का। ठीक है, एक्सरे जो है वो हमें एक सिंपल प्लेन इमेज दे देता है, लेकिन सीटी स्कैन क्या करता है, क्रॉस सेक्शन या स्लाइसेस में इमेज देता है। सीटी स्कैन कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज यूज्ड टू डायग्नोज डिजीज और इंजरी एज वेल एज टू प्लान मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेटा डेफिनेटली जब हम देख रहे हैं उसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जब एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाएगा तो उसके बाद ही हम एक प्रॉपर जो है वो पेशेंट को प्लान दे सकते हैं या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जी, इस तरह से जैसे हमने एक्सरे का टेबल देखा था, इस तरह से ये जो सीटी स्कैन मशीन होती है, ठीक है, इसमें जो है वो एक ये प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप पेशेंट को लिटा देते हैं और फिर ये जो सीटी स्कैन की ये जो मशीन है बेसिकली ये रोटेट करती है। यहाँ से एक्सरेज जो है वो जनरेट होती हैं और वो पेशेंट का फिर मोनीटर जो है वो लेती है, इमेज जो है उसको मोनीटर करती है और वो यहाँ पे एक मोनीटर होता है, उसके ऊपर इमेज जो है वो प्रॉपरली क्लियर जो है वो हमें दिखाई दे देता है। ठीक है जी बेटा, तो अब आपको पता चल गया कि एक्सरे में सीटी में एक्सरेज यूज हो रही हैं। ठीक है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सीटी की वो क्या है कि ये हमें क्रॉस सेक्शनल या डिफरेंट स्लाइसेस में इमेज देती है। ओके, देन यूजेस क्या हैं जी इसके, डायग्नोज मसल एंड बोन डिसऑर्डर सच एज ट्यूमर्स, फ्रैक्चर। ठीक है जी, कहीं भी बॉडी में ट्यूमर है उसको हमने देखना है, कोई फ्रैक्चर डेवलप हुआ है उसको देखना है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि बिल्कुल हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, आप पेशेंट का पाँव मोड़ा, एंकल स्प्रेन हुआ, बिल्कुल हेयर लाइन से फ्रैक्चर आ गया साथ। ठीक है ना, एक्सरे कराया, एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जी पेशेंट को जो है वो वेट बेरिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और हमें लग रहा है कि शायद इसका फ्रैक्चर है लेकिन एक्सरे में क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, सीटी रेफर कर देते हैं, तो सीटी में मजीद वो क्लियर इमेज आ जाता है कि कहाँ पे कोई फ्रैक्चर है या नहीं है। इसी तरह से ट्यूमर को लोकेट करने के लिए कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है कहीं भी बॉडी की किसी भी एरिया में। detect and monitor diseases and conditions such as cancer, heart disease, lung nodule and liver masses। ठीक है जी, अगेन वही बात आ जाती है डिटेक्ट एंड मॉनिटर डिजीजेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम डिजीज़ को कैसे मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट आता है उसको देखते हैं, डायग्नोसिस बना, फॉर एग्जांपल कैंसर जो है वो ग्रेड 1 की स्टेज पे है, उसके बाद उसने कीमोथेरेपी ली, 2 महीने बाद दोबारा कराया तो पता चल गया कि पहले कैंसर ग्रेड 1 की स्टेज पे था और अब जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज़ मॉनिटर करने को, डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी हेल्प कर रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फ्रैक्चर की भी एग्जांपल दी थी। इसी तरह से मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट सच एज कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि कोई पेशेंट कैंसर के साथ आता है, वो कीमोथेरेपी लेता है, उसके बाद फिर जब वो दोबारा से कोई ये रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी से ये इमेजिंग अपनी करवा के आता है तो डॉक्टर देखते हैं कि पहले जो था वो कैंसर किस स्टेज पे था और अब जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है वो उसके लिए इफेक्टिव है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा इफेक्टिव है, अगर पहले जो था वो कोई कैंसर टिश्यू डेवलप हुआ नजर आ रहा था आपको स्कैन में और अब नहीं नजर आ रहा, तो इसका क्या मतलब है जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है वो इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर नहीं इफेक्टिव तो फिर क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट को ऑल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम किसी भी रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी से डिजीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं और हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस भी देख सकते हैं। डिटेक्ट इंटरनल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, देन ट्रोमेटिक फ्रैक्चर्स। ठीक है जी, यूजेस एंड इंडिकेशन टू सम एक्सटेंट जो है वो दोनों मिक्स ही हैं। इसी तरह से डिजेनरेटिव कंडीशन सच एज स्टेनोसिस। ठीक है जी, कहीं पे स्पाइन में कोई स्टेनोसिस तो नहीं हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें एक्सरे पे नजर नहीं आ रहा तब भी इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा क्या मेंशन है यहाँ पे, व्हेन एन MRI इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, हम सीटी को तब भी कर सकते हैं पेशेंट को जब MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। ठीक है जी बेटा, अब MRI जो है वो बेसिकली कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है,
MRI जो है वो तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जब आपको पता है कि कोई पेसमेकर डला हुआ है, ठीक है, या कोई पेशेंट के अंदर जो है वो कोई रॉड है बॉडी के अंदर डली हुई, ठीक है, तो उस केस में फिर हमें जो है वो सीटी की तरफ हम जा सकते हैं। देन इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, कोई ब्लड क्लॉट है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कोई इंटरनल ब्लीडिंग है और हमने देखना है कि वो ब्लीडिंग कहाँ तक जो है वो हुई हुई है, किस आर्टरी में है, तो उसको हम इससे देख सकते हैं। न्यूप्लास्टिक कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर्स को देखने के लिए, इन्फेक्शियस कंडीशंस, कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी में कहाँ तक स्प्रेड किया हुआ है उसको भी आप सीटी से जो है वो अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। एब्नॉर्मेलिटी ऑफ बोनी अलाइनमेंट सच एज स्कोलियोसिस, ठीक है जी, स्कोलियोसिस आपको पता है क्या होता है कि जिसमें हमारे जो स्पाइन है उसकी कर्व सी शेप्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसको भी अगर हमने विजुलाइज करना हो, ठीक है, लेट सपोज आपको पता है कि अगर एंगल जो है वो हमारे पास 40-45 तक से एक्सीड कर जाता है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमें सर्जरी करनी है तो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा विजुलाइज्ड इमेज जो है वो लेना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीटी करेंगे। देन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड व्हेन एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम सीटी को तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, ठीक है, क्योंकि एमआरआई में बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, रेडियो वेव्स यूज़ हो रही होती हैं, तो वो जाके कोई भी अंदर कोई पेसमेकर है या कोई अगर जो है वो मैग्नेटिक डिवाइस अटैच हुई हुई है तो रेज उसको कैच करेंगी और वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। ओके जी, अब मैंने बच्चे आपको शुरू में सीटी की बताया था कि सीटी जो है वो क्या करता है, हमें क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस में इमेज देता है, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये पेशेंट लेटा हुआ है, उसने क्या किया, उसके पूरे ब्रेन को डिफरेंट स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये इमेज आ गया। अब देखिए पहला वाला जो स्लाइस है ऊपर वाला वो हमें क्या दिखा रहा है, वो स्कल की बोन्स दिखा रहा है, ठीक है, कि बोन्स में कोई मसला तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे क्या आ जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमने देख लिया यहाँ पे कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ, क्लियर है, ओके फाइन। नेक्स्ट स्लाइस आ गया, नेक्स्ट स्लाइस हमें इंटरनल कैप्सूल के बारे में बता रही है जी, इंटरनल कैप्सूल भी इंटैक्ट है, नॉर्मल है, ओके जी। और नीचे आ गए हम, तो उसने क्या दिखा दिया, हमें सेरिबेलम दिखा दिया, मेडुला दिखा दिया, पॉन्स दिखा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे सीटी स्कैन ने क्या किया है, उसने एक ऑर्गन को पकड़ के डिफरेंट स्लाइस में कन्वर्ट करके हमें दिखा दिया कि उसके किस लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई जो है वो पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है, ठीक है, ये सबसे जो है वो हमारे पास बेनिफिट होता है सीटी स्कैन का। इसी तरह से अब आप देखें ये एंकल है, एंकल में भी जो है वो उसने डिफरेंट इमेजेस दिखाए हुए हैं, यहाँ पे आपको टिबिया फिबुला भी नजर आ रही है, फिर यहाँ पे उसने मजीद टार्सल मेटाटार्सल पे फोकस कर दिया है, ठीक है, फिर उसको उसने क्या किया है, मजीद क्रॉस सेक्शन जो है वो हमें इमेज दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिकली हमें सीटी के स्कैन का क्या बेनिफिट होता है, तो एक तो नंबर 1 बेनिफिट हमारे पास यही है इसका कि ये हमें क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस में इमेज को जो है वो दिखाती है और हमें बड़ा अच्छा जो है वो हम उसको डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है जी फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एक्सरेज, एक्सरे ट्यूब इज इंस्टॉल्ड, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेडियोग्राफ्स यानी कि एक्सरे, उसमें भी हमारे पास एक्स रेज ही यूज हो रही थी, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक्स रेज ही यूज हो रही हैं, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है फ्लोरोस्कोपी। अब फ्लोरोस्कोपी में भी क्या है, हमारे पास एक्स रेज ही यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ये अब आपसे वाइवा में ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप मुझे रेडियोलॉजिकल वो मोडालिटीज बताएं जिसमें हम एक्स रे जो है वो एक्स रेज जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये इस तरह से जो है वो मोडालिटीज बताएंगे। देन रेडिएशन डोज इज हायर देन रेडियोग्राफी, ठीक है जी। अब इसमें जो डिफरेंस आ गया है एक्सरे में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें थोड़ी सी जो डोज है हमारे पास वो हाई होती है। मैंने आपको बताया था कि एक्सरे में डोज जो है वो कम होती है, सीटी में भी थोड़ी सी हाई होती है और फ्लोरोस्कोपी में थोड़ी सी हमारे पास डोज हाई होती है। प्रोवाइड बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा है जो आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है, देखिए एक्सरे मैंने आपको बताया था स्टैटिक इमेज दे रहा है, जैसा आपने बोन को रखा वैसे ही उसने फिल्म के ऊपर आपको इमेज बना के दे दिया। फ्लोरोस्कोपी क्या है, डायनामिक इमेज। डायनामिक इमेज का क्या मतलब है कि एक्सरे वीडियो भी हम फ्लोरोस्कोपी को कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सरे भी तरह का इमेज आएगा आपको, लेकिन वो डायनामिक होगा, एक मूवी की फॉर्म में आ रहा होगा, मूविंग इमेज होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपने जरूर याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है जी कि एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी में क्या डिफरेंस है, तो आप ये डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। देन फ्लोरोस्कोपी इज सिमिलर टू रेडियोग्राफी एंड एक्सरे सीटी इन दैट एज इट जनरेट इमेजेस यूजिंग एक्सरेज। एक्सरे सीटी प्रोवाइड only still images on film, whereas fluoroscopy provide live moving pictures that were not stored. It provides spot pictures and video recording, ठीक है बच्चा। तो अब इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे और सीटी में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों में एक्स रेज यूज हो रही हैं, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है कि एक्सरे और सीटी में स्टिल इमेज आ रहा है, ठीक है, स्टैटिक इमेज आ रहा है, और जो फ्लोरोस्कोपी है उसमें डायनामिक इमेज या मूविंग इमेज आ रहा है।
ओके अब ये जो हमारे पास फ्लोरोस्कोपी की मशीन होती है, इसी तरह से इसमें एक अदर टेबल है, उसमें पेशेंट को हम लिटा देते हैं, ठीक है। एक्सरे जनरेटर नीचे बेसिकली लगा होता है, या ट्यूब जो एक्सरे है जो जनरेट कर रही है एक्सरेज वो नीचे लगी होगी, यहाँ से रेज निकलेंगी जाके जो है वो बेड से पेशेंट को ये से पैरेलल फॉर्म में जाएंगी, ठीक है। पेशेंट टेबल को जो है वो क्रॉस करेंगी, यहाँ पे एक्सरे स्कैटर ग्रिड लगा होगा, वो ग्रिड क्या करेगा, वो एक्सरेज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्ट करके इमेज इंटेंसिफायर के पास जाएगा, इमेज इंटेंसिफायर क्या करेगा, इमेज को इंटेंसिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, और ऑप्टिक्स के थ्रू वीडियो कैमरा में जाएगा, और वो वीडियो कैमरा फिर हमारे पास सामने एक इमेज जो है वो दे देगा, ठीक है। अब एक और मैं आपको यहाँ पे जो है वो डिफरेंस बता दूं, आप देखें एक्सरे जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था डिटेक्टर कहाँ पे लगा हुआ था, पेशेंट्स के टेबल से नीचे डिटेक्टर लगा हुआ था, जो एक्सरेज जनरेटर ऊपर था, डिटेक्टर नीचे था, ठीक है। और जो हमारे पास है फ्लोरोस्कोपी, उसमें क्या हो रहा है जी, उसमें एक्सरे नीचे है यानी कि जनरेटर नीचे है और डिटेक्टर ऊपर है, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस भी हमारे पास आ गया। ओके देन फ्लोरोस्कोपी यूजेस यूरोलॉजी, ठीक है जी। कोई भी हमने किडनी में स्टोन्स हैं, यूरेटर में स्टोन्स हैं, वो देखने हो, उसकी लाइव इमेजिंग रिकॉर्डिंग करनी हो, फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मैंने आपको जितनी भी टेक्निक्स बताई थी, कार्डियक कैथेटराइजेशन था, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, उन सबको भी जो है वो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। देन एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी आपको पता बच्चे क्या होती है कि बॉडी में हम कहीं भी कोई भी ट्यूब इंसर्ट करके हमने बॉडी में कहीं पे कोई विजुलाइज करना हो कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं स्प्रेड हुआ हुआ, कोई कैंसर तो नहीं बना हुआ, तो वो हम टेक्निक यूज़ करते हैं और उसमें भी हम फ्लोरोस्कोपी से हेल्प ले सकते हैं। देन जीआईटी स्टडीज़, ठीक है जी। जीआईटी से रिलेटेड कोई भी पेशेंट को डिजीज़ है, कोई कैंसर हुआ हुआ है, कोई उसको आपके पेशेंट जो है वो कोई क्रोनिक डायरिया के साथ आपके पास आ रहा है, असल डेवलप हुआ है, तो उसको भी अगर हमने विजुलाइज करना हो तो हम फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि इस फ्लोरोस्कोपी, सीटी और एक्सरे में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ लिया कि इसके यूजेस क्या हैं। अब मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको ज़रा और क्लियर हो जाएगा कि हम परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी में कैसे करते हैं कि जी हम बेरियम एनीमा शोइंग नॉर्मल कॉलोन मिकोजा, ठीक है। बेरियम एनीमा आप वैसे ये सारी रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती हैं, ये आप पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं जहाँ जिस भी एरिया को हमने विजुलाइज करना हो, इंजेक्ट भी कर सकते हैं, पेशेंट उसको स्वॉलो भी कर सकता है और इनहेल भी कर सकता है, ठीक है। तो उस फॉर एग्जांपल हमने इसके कोलोन को अगर जो है वो विजुलाइज करना था, तो हमने क्या किया, रेक्टम के थ्रू पेशेंट को बेरियम एनीमा दे दिया, उसने जाके क्या किया कि हमें हमारे कोलोन को जो है वो इस तरह से एक्सपैंड करके हमें एक प्रॉपर विजुलाइज इमेज जो है वो दिखा दिया, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई नोड्यूल तो नहीं बना हुआ, कोई मैस तो नहीं बना हुआ, कोई ट्यूमर ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें बड़ा एक अच्छा सा फ्लोरोस्कोपी ने विजुलाइज्ड इमेज जो है वो दे दिया। ओके बच्चे, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलिटी अल्ट्रासाउंड आ जाती है रेडियोलॉजी की। अल्ट्रासाउंड भी आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, ठीक है जी, बहुत फेमिलियर होंगे। अल्ट्रासाउंड इज अ टाइप ऑफ इमेजिंग विच यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू लुक एट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है जी। अब अल्ट्रासाउंड में और जितनी भी अब तक हमने मोडेलिटीज़ पढ़ी हैं रेडियोलॉजी की, उसमें क्या डिफरेंस है कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें साउंड वेव्स यूज़ हो रही होती हैं। Healthcare professionals use it to view heart, blood vessel, kidneys, liver, and other organs. Ultrasound is considered always safe for both patients and healthcare professionals. No ionizing radiations are generated. ठीक है। तो देखिए बेटा, एक तो ये है कि इसमें साउंड वेव्स यूज हो रही हैं, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे मेंशन है कि वो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, उस दोनों के लिए सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव्स हैं और जो कि जो है वो क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं दैट आर बेसिकली मोर डैमेज एंड मोर हार्मफुल टू द बॉडी, क्योंकि जब जहाँ से भी उन्होंने पास करना है उन्होंने उस एटम के, उस मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन कर देनी है, ठीक है जी। इसी तरह से ये हमारे पास एक अदद मशीन होती है अल्ट्रासाउंड की, जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड लगा हुआ होता है, सीडी ड्राइव होता है और एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है जी, हेल्प करता है साउंड वेव्स को या अल्ट्रासाउंड वेव्स को इमेज को अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें इमेज आ जाता है और साथ ही जो सीडी और डीवीडी ड्राइव होती है, अगर आपने देखा हो कि अल्ट्रासाउंड का इमेज जैसे हमारे पास पिक्चर के ऊपर आता है, ठीक है, तो वो यहाँ से पिक्चर जो है वो एट द स्पॉट हमारे पास निकल जाती है और हमारे पास इमेज जो है वो आ जाता है, ठीक है जी। अब इसके यूजेस क्या है जी बेटा, इसके यूजेस हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड फाइब्रो एडिनोमास, ठीक है। हम जो है वो अगर कोई यंग एज का पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम रादर देन के उसको मेमोग्राफी रिकमेंड करें, हम उसको जो है वो अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि उसके ब्रेस्ट में कोई कैंसर तो नहीं डेवलप है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ की टिश्यू की कोई ग्रोथ तो नहीं हुई हुई है। देन थायराइड स्कैन, कोई थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है, कैंसर है, उसको भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फॉर एवेल्युएशन ऑफ लिवर, स्प्लीन
स्प्लीन, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ठीक है। एब्डोमिनल आपको पता है कि अगर पेशेंट को कहीं भी कहीं एब्डोमिनल पेन हो रही होती है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, लोअर एब्डोमिनल साइड पे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं जी, सबसे पहले कहते हैं आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा के हैं, ठीक है ना, उन्होंने लिख के देते हैं USG-AP, ठीक है। उसका ये मतलब कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करवा के हैं, ठीक है। फिर हमें अब अगर आपको क्वाड्रेंट पता है एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, राइट साइड पे पेंक्रियास है, स्टमक है, या राइट साइड पे अपेंडिक्स लोकेटेड है, लेफ्ट साइड पे क्या है, तो फिर जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर हम उसी स्पेसिफिक एरिया को विजुलाइज करके जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं। देन पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर एवेलुएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीजेस, ठीक है जी। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज है, जैसे कि फीमेल्स में जो है वो सिस्ट बन जाती हैं अक्सर, ठीक है ना, यूट्रस में सिस्ट डेवलप हो जाती हैं, डिफरेंट जो है वो ओवरीज की कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, या मेल्स में अगर आपने टर्म सुनी हो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं BPH, अगर वो कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो उसको भी हम जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू विजुलाइज करके इमेज में देख सकते हैं। ब्रेन अल्ट्रासाउंड ऑफ न्यून बॉर्न बेबी टू एवेल्यूएट हाइड्रोसेफलस, ठीक है। अब बेटा देखिए मैंने आपको बताया है कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, साउंड वेव्स यूज हो रही हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, कम जो है वो क्या है, डेंजरस है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, आपको पता है बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न है, हम इतने ज़्यादा उसको रेस को एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके अगर हमने किसी ब्रेन में किसी एबनॉर्मेलिटी को, हाइड्रोसेफलस को या किसी और एबनॉर्मेलिटी को मॉनिटर करना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड इज ओनली द सेफ एंड एक्यूरेट मेथड फॉर फीटस ऑब्जर्वेशन, इट इज सेफ मोडेलिटी फॉर बोथ मदर एंड फीटस, ठीक है बेटा। तो अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया क्योंकि ये लेस हार्मफुल होती हैं इसलिए हम इसको फीटस की ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं वो क्या होता है, वो जा रही होती है, मोनिटर करवा रही होती हैं, जब जाती हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो उनसे कहते हैं आप एक फ्रेश जो है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन जरूर साथ करके लाएं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि फीटस की क्या पोजीशन है। देन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर वेरिकोज वेन्स, ठीक है जी। कलर डॉपलर या कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि एक डाई जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा होता है, जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई भी वेन जो है या आर्टरी जो है या ब्लड वेसल जो है वो उसमें कोई क्लॉट जो है वो डेवलप तो नहीं हुआ हुआ, और वो हमें एक कलर इमेज जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर शो कर देता है और उसमें हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो कलर डॉपलर है वो बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि वेरिकोज वेन्स के लिए, DVT के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कैरोटिड डॉपलर है वो जो कैरोटिड आर्टरीज है, ठीक है, जो कि आपके हेड नेक के फेस को सप्लाई कर रही होती है, अगर वहाँ पे हमें देखना हो कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में अगर हमें देखना है कि कैरोटिड आर्टरीज कहीं ब्लॉक तो नहीं हुई है, तो उस केस में भी फिर हम पेशेंट को कैरोटिड डॉपलर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बच्चा देखिए आप जो है वो आपको इमेज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये उन्होंने किडनी को विजुलाइज किया हुआ है और ये जो है वो एक फीटस शो कर रहा है, दैट इज बेसिकली द ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस वाज जस्ट अबाउट द लास्ट लेक्चर, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर क्योंकि इंट्रोडक्टरी था तो मैंने आपको कंप्लीट नहीं करवाया था, स्टूडेंट्स भी कम थे जो कि आज भी वैसे तो कम है, बट एनीवेज बेटा अब आपको पता चल गया होगा कि रेडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसकी सब ब्रांचेस क्या हैं, इसकी सब स्पेशलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, और जो है वो हर स्पेशलिटी जो है उसके क्या यूजेस हैं, ठीक है, और अगर हमने उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्लोरोस्कोपी का डिफरेंस बताया एक्सरे के साथ, CT एक्सरे में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। अब जब आप इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट जो है वो मिड ऑफ द सब्जेक्ट तक भी होंगे तो आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि जो है वो किस कंडीशन में आप क्या पेशेंट को जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर था। अब आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेटा आप लोग मुझे बता दें कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। नो कंफ्यूजन, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके फाइन, ओके जी। देन आ जाता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने आपको स्पेशलिटी बताई थी रेडियोग्राफी की, दैट वाज बेसिकली द सॉरी ये जी नेक्स्ट जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज बेसिकली द मेमोग्राफी, ठीक है जी। अ मेमोग्राफी इज स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजिंग टेस्ट दैट यूजेस अ लो डोज ऑफ एक्सरे टू एग्जामिन द ब्रेस्ट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अदर ब्रेस्ट डिजीजेस। इट इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टूल। इट मे even detect small tumors at initial stages. The women has more treatment options and X-ray usually have no side effects in typical diagnostic range for this exam, ठीक है जी। बेटा पहले हम एक्सरेज भी यूज कर रहे होते थे
इसके लिए ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए कि ब्रेस्ट में कोई कैंसर तो नहीं है, कोई लम्प तो नहीं है, या कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई कैंसरस या नॉन कैंसरस टिश्यू तो नहीं डेवलप हुआ, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द मेमोग्राम या मेमोग्राफी, ठीक है। और इसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है कैंसर की, या फिर कोई भी ब्रेस्ट की डिजीज हो, जब हमारे पास अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो बेसिकली वी आर हैविंग द मोर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। क्या हमने कीमोथेरेपी की तरफ जाना है, ठीक है, यानी कि रेडिएशंस के थ्रू ही ट्रीटमेंट करना है, या उसको ओरल कीमोथेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट देना है। तो जितना भी किसी भी डिजीज को हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं उतना हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, और उतना ज़्यादा अच्छा क्या होता है, प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो भी हमारे पास अच्छा आ जाता है। अब ये बेसिकली हमारे पास एक मेमोग्राम है, ठीक है जी। मेमोग्राफी शोइंग अ सस्पिशियस मास इन द राइट ब्रेस्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो मेमोग्राम है जो कि शो कर रहा है कोई भी एक किस्सा जो है वो हमारे पास मास जो है वो डेवलप हुआ है पेशेंट की ब्रेस्ट में, ठीक है। ये अभी जो है वो हम बिल्कुल एक जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको मजीद और भी दिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसको हम जो है वो किस तरह से और विजुलाइज कर सकते हैं, या अगर कोई और कंडीशन हो तो उसमें किस तरह से इमेजेस बन रहे होते हैं। देन बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दैट इज अ टाइप ऑफ स्कैन दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस डिटेल्ड images of inside the body. An MRI scanner is a large tube that contains powerful magnets and coils. You lie inside the tube during the scan. An MRI scan differs from CT scan and X-rays because it does not use ionizing radiations that can be potentially harmful to the patient. ठीक है जी। तो MRI में बेसिकली क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, रेडियो वेव्स हैं जो कि डिटेल इमेज दे रही हैं एनीवेयर इनसाइड द बॉडी, किसी भी अगर हमने जो है वो बॉडी के उसको विजुलाइज करना हो। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है अगेन, कि यहाँ पे हमारे पास बिकॉज रेडियो वेव्स है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इमेज ले रहे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज नहीं हो रही, तो MRI को हम एज कम्पेयर टू CT एंड एक्सरे जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये कम हार्मफुल है, ठीक है। तो अब आपने बच्चे एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन है वो ज़्यादा हार्मफुल है, और जहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं हो रही वो जो है वो क्या है, कम हार्मफुल है। ओके देन ये एक बेसिकली इस तरह से हमारे पास MRI मशीन की एक ट्यूब होती है जिससे पेशेंट को जो है वो पेशेंट जो है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ग्रेडेड कॉइल्स लगी हुई होती हैं, ये मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, यहाँ से रेडियो वेव जो है वो जनरेट होती हैं, और पेशेंट का प्रॉपर जो इमेज जो है वो हमें फिर फिल्म के ऊपर जो है वो शो हो जाता है। ओके जी। अब किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा स्पाइनल कॉर्ड की कोई स्टेनोसिस है या एबनॉर्मेलिटी है तो उसके लिए भी जो है ये रिकमेंड किया जा रहा होता है, ठीक है। ब्रेन के लिए भी हम MRI करवा सकते हैं। ट्यूमर, सिस्ट, अदर एबनॉर्मेलिटीज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंजरीज आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ जॉइंट्स, बैक पेन, ठीक है। कोई लंबोसेक्रल MRI आपने अक्सर सुना होगा, पेशेंट को रेफर कर रहे होते हैं हम, कोई शटिका है या कोई भी और कंडीशन है उसको देखने के लिए। सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिजीज ऑफ लिवर एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, कॉजेज ऑफ पेल्विक पेन इन वुमेन, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है ना। फाइब्रॉइड्स आपको पता है बेसिकली अनइक्वल ग्रोथ्स होती हैं जो कि कहीं भी डेवलप हो सकती हैं पेशेंट के पेल्विक ऑर्गन्स में। और एंडोमेट्रियोसिस भी जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, उसकी बेसिकली एक जो है वो एबनॉर्मेलिटी होती है। सस्पेक्टेड यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज इन वुमेन अंडरगोइंग वैल्यूएशन फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। कोई पेशेंट है उसको इनफर्टिलिटी है, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उस केस में भी अगर हमने देखना हो कि यूट्रस में तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही, तो उसके लिए भी हम उसको मजीद विजुलाइज करने के लिए MRI जो है वो यूज कर सकते हैं। MRI कंट्रास्ट स्टडीज आर ऑल्सो डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ सर्टेन बॉडी टिश्यूज, ठीक है जी। MRI कंट्रास्ट का क्या मतलब है कि अगर हमने मजीद MRI को विजुलाइज करना हो तो हम वहाँ पे कुछ डाई इंजेक्ट कर देते हैं, और वो फिर डाई जो है वो उसको मजीद जो है वो इमेज को हमें विजुलाइज करके पिक्चर दे देती है, ठीक है बेटा। अब ये आप देखें, आपको एक इमेज नजर आ रहा होगा, अगर ये एक्सरे होता तो ये ज्यादा फोकस कर रहा होता किसके ऊपर, बोनी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है, या एयर के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर। चूंकि ये MRI है, MRI हमें बेसिकली क्या कर रहा होता है, टिश्यूज को जो है वो बड़ा क्लियरली जो है वो शो करा रहा होता है, ठीक है। आपको सेरिब्रेलम नजर आ रहा है, यहाँ पे सेरिबेलम नजर आ रहा है, इंटरनल कैप्सूल नजर आ रहा है, पॉन्स नजर आ रहे हैं, मेडुला नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ब्रेन के टिश्यूज हैं उसने बड़े अच्छे से उसको जो है वो विजुलाइज कर दिया। इसी तरह से अगर कोई एंकल स्प्रेन के साथ पेशेंट आता है तो उसको भी जो है वो अगर हमने उसके टिश्यूज को विजुलाइज करना हो तो इसको हम MRI जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके सो बच्चों, दिस इज जस्ट अबाउट द स्पेशलिटी, स्पेसिफिक स्पेशलिटीज जो हम रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, ये सारी मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको उसके कुछ यूजेस बताए हैं, और मैंने साथ आपको जो है वो बता दिया है कि आपको अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो वो भी आपको जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ये सारे हम दोबारा भी इन डिटेल जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे, तब आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगा।
Okay, then what is nuclear medicine? Nuclear medicine basically क्या है? It is a medical specialty that uses radioactive materials for both diagnosis and treatment of disease. न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्गन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है जी बेटा, अब अभी तक जितनी भी हमने मोडालिटीज पढ़ी हैं रेडियोलॉजी की, उसमें और न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि इसको हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के जिस भी स्पेक्ट्रम को हमने देखना हो उसके अंदर, और वो वहां से फिर रेज जनरेट होती हैं और वो हमें इमेज देती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में जो हमारे पास सोर्स है रेस का, रेडिएशंस का, वो कौन है? पेशेंट है। ठीक है, और जो एक्सरे था, सीटी था, एमआरआई था, वहां पे हमारे पास जनरेटर्स थे, मशीन्स थी, और वहां से रेडिएशन जो है वो जनरेट हो रही थी। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर कर लें। न्यूक्लियर मेडिसिन में न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो हम इंजेक्ट करते हैं, और पेशेंट जो हमारे पास है वो बेसिकली सोर्स होता है रेडिएशंस को इमिट करने के लिए। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द मोडेलिटीज है वहां पे मशीन्स जो है वो बेसिकली सोर्स है, और वहां से रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है बेटा कि न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो हमारे पास फंक्शंस पे ज्यादा फोकस कर रही होती है, किसी भी ऑर्गन की फंक्शंस के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर पे भी फोकस करती है, लेकिन ज्यादा किस पे फोकस करती है? उसके फंक्शंस के ऊपर फोकस करती है। Why we need nuclear medicine branch of medical imaging that use small amounts of radioactive radioisotope materials to diagnose and determine the severity or a variety of diseases, including many type of cancer, heart disease, GIT, endocrine, neurological disorder and other abnormalities within the body. ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है कि हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, रेडियो आइसोटॉप्स को, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और वहां से फिर जो है वो रेस जनरेट होंगी। Nuclear medicine scans emphasis is not only imaging anatomy but on function. For such reason, it may also called as a physiological imaging modality. PET is a functional imaging technique that uses radio tracers to measure changes in metabolic processes and in other physiological activities, including blood flow, regional chemical composition and absorption. ठीक है बेटा, तो बेसिकली चूंकि न्यूक्लियर मेडिसिन हमारी सिर्फ एनाटमी या स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं कर रही, बल्कि वो क्या कर रही है? बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आ रही हैं उसके बारे में भी हमें बता रही है। ठीक है, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, ब्लड फ्लो के किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, बॉडी में जो केमिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आपको जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन उसके ऊपर फोकस करके हमें बता देती है। ठीक है, इसीलिए ही हम इसको फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडालिटी भी कहते हैं। पेट बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन की ही जो है वो एक सब ब्रांच है या सब स्पेशलिटी है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूक्लियर मेडिसिन और रेस्ट ऑफ द जो रेडियोलॉजी है उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, दो डिफरेंस है, एक ये कि न्यूक्लियर मेडिसिन में सोर्स जो है रेडिएशन का पेशेंट है, और दूसरा क्या चेंज है कि ये हमारे सिर्फ एनाटमी या स्ट्रक्चर नहीं बल्कि जो ऑर्गन है उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर भी जो है वो फोकस कर रही होती है। अब इसको जो है वो बच्चे हम आगे से फर्दर डिवाइड कर देते हैं तीन सब टाइप्स में: गैमा कैमरा, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम स्पेक्ट भी कहते हैं, और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसको हम पेट भी कहते हैं। ओके जी, अब गैमा कैमरा में क्या होता है? इट इज एन इमेजिंग डिवाइस यूज्ड इन न्यूक्लियर स्कैनिंग। इट वाज इन्वेंटेड बाय एच एंगर एंड इज ऑफन रेफर टू एज एंगर कैमरा। ठीक है, क्योंकि एच एंगर ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए हम इसको गैमा कैमरा को एंगर कैमरा भी कहते हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि गैमा व्हाट इज द अदर नेम फॉर गैमा कैमरा, तो आप बताएंगे जी एंगर कैमरा। क्यों? क्योंकि एच एंगर ने इसको इन्वेंट किया था। द रेडियो ट्रेसर इंजेक्टेड इनटू द वेन emits gamma radiations as it decays. A gamma camera scans the radiation areas and creates an image. ठीक है, तो इसमें भी हम रेडियो ट्रेसर, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो फार्मास्यूटिकल को पेशेंट की वेन या जहाँ भी हमने जिस चीज़ को विजुलाइज करना हो वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और हमें वो जो है वो एक इमेज जो है उसको शो कर देता है। ठीक है, ये इस तरह की गैमा कैमरा की बेसिकली जो है वो मशीन होती है। ठीक है, पेशेंट को इंजेक्ट करके आप इस मशीन में लटा देते हैं, और फिर इस तरह से मॉनिटर के ऊपर गैमा कैमरा जो है वो हमें इमेज जो है वो शो कर देता है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन नहीं होगा, बट हम इसको सेपरेटली एक दफ़ा फिर से भी जो है वो एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। बट आपको एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेडिसिन है क्या, रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी से इसका क्या डिफरेंस है, इसकी सब स्पेशलिटीज़ क्या हैं, और हम इसको किस किस पर्पज़ के लिए से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब गैमा कैमरा के क्या यूजेस हैं जी बेटा? थायराइड स्कैन, बोन स्कैन के लिए, इसी तरह से हाइडा स्कैन में बेसिकली क्या होता है, जो लिवर को, गॉल ब्लैडर को और बाइल डक्ट को जो है वो विजुलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से डायनामिक रीनल स्किंटीग्राफी जो है वो नाम से वो शो हो रहा है कि जो रीनल बेसिकली है, यानी कि किडनी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, फ्लो नॉर्मल जा रहा है, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेन स्कैन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके जी, देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट न्यूक्लियर मेडिसिन की स्पेशलिटी बच्चे, जो कि है हमारे पास है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम स्पेक्ट भी कहते हैं। मल्टीपल व्यूज ऑफ द 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है जी, ये हमारे स्पेक्ट हमें क्या हेल्प करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में 3 डायमेंशनल इमेज देता है हमें। ठीक है, एक बात ये हो गई। सेकंड क्या है, डिटेक्टर सिस्टम रोटेटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट सो दैट मेनी एंगुलर व्यूज प्रोजेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, जो बेसिकली मशीन होती है उसमें जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे पास इमेज आ जाता है। रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी मल्टीपल प्लेनर व्यूज एक्वायर्ड। ठीक है, मतलब डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट प्लेन्स में हमारे पास जो है वो स्पेक्ट हमें हेल्प कर रहा होता है इमेज के लिए। ठीक है, यहाँ पेशेंट को लिटा देते हैं और ये जो आपको नजर आ रहा है ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो डिफरेंट एंगल्स में जो है ये इमेज ले लेता है। ओके जी, देन अब यूजेस क्या है जी स्पेक्ट के, ब्रेन डिसऑर्डर्स को देखने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स को देखने के लिए या बोन डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। ठीक है, अगर हमें जो है अगेन वही बात आ जाती है कि अगर हम एक रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वो चीज़ वहाँ से क्लियर नहीं हो रही तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सरे है, एक्सरे हेल्प नहीं करा तो फिर हम सीटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से सीटी भी नहीं हेल्प कर रहा होगा तो फिर आप मजीद जो है वो स्पेक्ट की तरफ चले जाते हैं। अभी डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आया है और इंजरी की किस स्टेज पे है आपके पास। ओके जी, देन पेट गैमा रेज हो गया बच्चे। ठीक है, नंबर 1 न्यूक्लियर मेडिसिन में। नंबर 2 क्या हो गया, स्पेक्ट हो गया। और नंबर 3 अब हमारे पास क्या आ गया है, पेट आ गया। पेट क्या है, इट इज अ positron emission tomography and is an imaging technique that assists in the diagnosis and management of many diseases, particularly cancer. PET images show metabolism and other functions rather than the gross anatomy and structure revealed by conventional X-rays or CT scans. As a result, PET scan examine the fundamental biological nature of the disease that occurs early on even before symptoms occur in some cases, while CT and MRI examine structural alterations due to disease that may occur later. ठीक है, अब देखिए पेट बेटा क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन हमारी फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर या डिजीज के ऊपर काम कर रही होती है। ठीक है, अब पेट भी न्यूक्लियर मेडिसिन की ही एक टाइप है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पेट का मेन क्या पर्पस है, ये बायोलॉजिकल नेचर देख रहा है डिजीज की। ठीक है, कि क्या मेटाबॉलिकल चेंजेस आ रही हैं या फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, रादर देन कि वो ये देखे कि स्ट्रक्चर या एनाटमी में क्या चेंज आ रहा है। आप देखिए बेटा, कोई भी जब पेशेंट को डिजीज होती है तो पहले उस ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप देखें, अगर जो है वो लंग्स है, ठीक है, अब जैसे कोविड का पेशेंट है तो उसको क्या होता है, पहले जो है वो पेशेंट को उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आना शुरू हो रही होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो उसके स्ट्रक्चर में, ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही होती हैं, लंग्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो हमें मोडेलिटीज़ के ऊपर जो है वो नजर आना, एक्सरे के अंदर इमेज नजर आना शुरू होता है कि इतना इतना जो है वो ये इफेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी हो, इवन तब के पेशेंट को सिम्टम भी, सारे सिम्टम ना अपीयर हुए हों, ठीक है, कोई 1-2 सिम्टम आ रहे हों और डॉक्टर को ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि इसको कैंसर हो या हो सकता है इसको कोई इस तरह की जो है वो एबनॉर्मेलिटी हो, तो वो क्या करते हैं कि बिल्कुल सबसे छोटे लेवल पे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि वो ऑर्गन फंक्शन नॉर्मली कर रहा है। अगर फंक्शन नॉर्मल कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस ही नहीं होंगे। लेकिन अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो पहले फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आती है, फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आती है। तो अगर हमने फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी के ऊपर फोकस करना है, बायोलॉजिकल नेचर को देखना है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखना है, तो हम न्यूक्लियर मेडिसिन को देखेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम पेट को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। Clinicians can use this unique information to detect diseases better in its early stages when treatment is simpler and more effective, and they can also use it to provide accurate assessments of the therapeutic response. ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी आपको बेटा पहले भी बताया था कि जितना हम किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं उतना हमारे पास चांस होता है कि हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि डिजीज अपने अभी अर्ली स्टेजेस में होगी। ठीक है, कि रादर देन के जो है वो आप पेशेंट को हम आखिरी स्टेज पे जाकर डिटेक्ट करें और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट की इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होगी और आउटकम भी हमारे पास जो है वो अच्छा नहीं आएगा। Often replaces multiple medical testing procedures with single exam while producing imaging information of superior quality. ठीक है, image and measure metabolic processes, reduces patient risk, improve treatment outcome, reduce, eliminate ineffective and unnecessary surgical and medical treatment and hospitalization, avoid needless pain to the patient, it is safe. ठीक है, अब आप देखें जो इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें बड़ा अच्छा इमेज दे रहा होता है सुपीरियर क्वालिटी का, पेशेंट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देख रहा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो क्या है, एक
ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को भी देख रहे हैं और उसके अलावा क्या कर रहा है कि देखिए अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिट होता है और आईसीयू में पड़ा रहता है इतने दिनों तक, ठीक है ना, डायग्नोसिस ही नहीं बन रहा होता कि क्या डायग्नोसिस है पेशेंट का, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि रादर देन हम करेंगे खामखाई में पकड़ के पेशेंट की सर्जरी कर दें, ठीक है, या खामखाई में उसको मेडिकेशंस पे डालते जाएं, ठीक है, और 6 दिन 10 दिन या जो है वो हफ्ता महीना पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हम क्या करें कि पेशेंट का पेट स्कैन कर लें और पेट स्कैन से हमें पता चल जाए कि उसका जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है उसका फंक्शन डिस्टर्ब है या नहीं है। अगर फंक्शन डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई डिजीज अक्कर होने के चांसेस हैं, ठीक है, और हम उसको ट्रीट कर दें। अब इसका जो बेसिकली बच्चे इमेज आता है वो इस तरह का हमारे पास इमेज जो है वो नज़र आता है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली हाँ जो है वो एक जो रेडियो एक्टिव डिवाइस होती है, जैसे जो मटेरियल्स होते हैं वही हम चेक करते हैं और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं वो हमें इस तरह से कलरफुल इमेज जो है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे कोई भी डिजीज़ होती है या जहाँ पे कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्सेसिव हुआ होता है वो वहाँ जाके हमें ब्राइट इमेज जो है वो शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ, अगर कैंसरस टिश्यू है, ठीक है, तो कैंसरस टिश्यू में आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज्यादा हो रही होती है तो उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो जिस टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा ये उसको क्या करेगा, वहां जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और वहां पे हमें इस तरह का ब्राइट इमेज शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये टिश्यू जो है यहाँ पे डाय जाके जो है वो क्या हुआ है, रेडियो आइसोटोप जाके जो है वो कलेक्ट हो गया है, यहाँ पे हमें ब्राइट इमेज दिखा रहा है, इसका मतलब है यहाँ का मेटाबॉलिक रेट फास्ट है और यहाँ पे कोई टिश्यू के अंदर क्या है, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से पेट स्कैन जो है वो आपको हेल्प कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करना या रीड करना आपके उसमें नहीं है, ठीक है, आपके स्पेशलिटी में नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जो जो कि फिनोमेना मैंने भी आपको बताया है उस फिनोमेना तक का जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके अलावा कुछ हमारे पास हाइब्रिड इमेजिंग होती है। हाइब्रिड इमेजिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ टू और मोर इमेजिंग मोडालिटीज टू फॉर्म अ न्यू टेक्निक by combining the innate advantages of the fused imaging technologies synergistically using usually a new and more powerful modality comes into being. Existing hybrid imaging modalities comprise PET-CT, SPECT-CT, MRI SPECT, MRI SPECT, ultrasound and MRI, ultrasound and CT, MRI and CT, ठीक है। अब बेसिकली हाइब्रिड का क्या मतलब है, जहाँ पे दो बेसिकली हम मोडालिटीज को जो है वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड इमेजिंग बेसिकली हमें क्या हेल्प कर रही होती है कि इसमें हम दो मोडालिटीज को एट द सेम टाइम यूज करके एक मजीद जो है वो अच्छा इमेज जो है उसको देखने के लिए जो है वो बेसिकली मोडालिटी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एटलीस्ट यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड इमेजिंग, ठीक है, एंड विच हाइब्रिड इमेजिंग मोडालिटीज आर बेसिकली एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए और इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओके जी, जनरल बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड इमेजिंग इंक्लूड इंक्रीज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, ठीक है जी, यानी कि वही बात है कि अगर हमसे नहीं डायग्नोसिस बन रहा सिंपल सीटी से, ठीक है, तो हम सीटी को एमआरआई के साथ कंपेयर करके दोनों को एट द सेम टाइम यूज करके मजीद एक्यूरेसी जो है वो डायग्नोसिस बना सकते हैं। प्रिसाइज मॉनिटरिंग ऑफ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, ठीक है, किसी भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के लिए भी आप इसको जो है अगर हमने मजीद प्रिसाइज मॉनिटर करना हो उसको तो हम दो मोडालिटीज़ को एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है जी, अगर हमें ऐसे लगता है कि एक सिंगल मोडालिटी को यूज़ करने से हमें ज़्यादा रेडिएशन यूज़ होंगी तो हम दो लो डोज की रेडिएशन जो है वो उनको कंबाइन करके भी जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द रेडियोलॉजी। व्हाट इज रेडियोलॉजी, क्या इसकी सब स्पेशलिटीज़ हैं, क्या इसकी ब्रांचेस हैं, और सिंपल जो जनरल रेडियोलॉजी है और हमारे पास जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें उसकी क्या उसमें डिफरेंसेस हैं मैंने आपको बताए हैं, और फिर फर्दर न्यूक्लियर मेडिसिन को हम फर्दर जो है वो किस सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। ओके जी, अब जल्दी से मुझे कौन सा बच्चा बताएगा, ये एमसीक्यूज बता दें बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अप। A patient with presentation of head trauma, loss of consciousness level, which test is gold standard for early diagnosis, ठीक है जी, हेड ट्रॉमा के साथ पेशेंट आया है तो हमने उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है, तो क्या इसमें से सबसे अच्छा कौन सा हम जो है वो मोडालिटी को यूज कर सकते हैं। अस्का बच्चे आप बताएं, अस्का नदीम। सॉरी मैंने आपको म्यूट किया हुआ था। हाँ जी अस्का नदीम आप बताएं। मैम स्पेक्ट यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट यूज कर सकते हैं, और कोई स्टूडेंट बताए। मैम एक्सरे। मैम सीटी स्कैन। सीटी स्कैन किस बच्चे ने बताया, नाम बताएं। शाबाश, वेरी गुड। मोहम्मद हसन ताहिर। हाँ जी हसान ताहिर, आपने ठीक बताया बेटा। देखिए स्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि एक हाई लेवल पे जाता है। हेड ट्रॉमा के साथ आया है यानी कि इमरजेंसी में पेशेंट आया है, ठीक है ना,
तो हमने सबसे पहले उसका फटाफट सीटी स्कैन करा के देख लेना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था ट्रॉमा की केसेस में हम हेड ट्रॉमा स्पेसिफिकली मेंशन है ना, तो इसलिए सीटी स्कैन कराएंगे। देन बताएं बच्चे, विच मोडालिटी इज कंसीडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ Mammography. कैंसर? मैमोग्राफी। मेमोग्राफी। अच्छा जी बच्चे प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें बच्चे, रेस्ट ऑफ द क्लास। इन द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर विच इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन? हाँ जी मैम बताएं। थायराइड अल्ट्रासाउंड। और बाकी स्टूडेंट Thyroid MRI. थायराइड सीटी ये क्वेश्चन आप लिख लें और ये आपने पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास से पहले, सोचें इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, विच मोडालिटी गिव्स क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस इमेजेस ऑफ एन ऑर्गन? कह रहे हैं ये मैं बताती हूँ, कौन बताएगा? बिनिश आप बताएं जल्दी से, शाबाश बिनिश फातिमा। CT. हाँ जी वेरी गुड, सीटी, ठीक है, सीटी करेगा क्रॉस सेक्शनल। अच्छा जी लास्ट है हमारे पास, अ पेशेंट हैविंग deranged RFTs and compliant of oliguria, we have to check glomerular filtration. Which best modality of choice is there? PET CT, ultrasound, MRI, dynamic renal scintigraphy? वीनस स्किंटिग्राफ। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड शाबाश। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने जो मैंने एक दिया है थायराइड स्कैन वाला, आप सबने पढ़ के आना है, उसका मैं आपको नेक्स्ट में आंसर करूंगी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है बच्चा सबको? मैम मैंने आपसे बात करनी थी। ओके थैंक यू सो मच बच्चे। अब आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो आपकी जोन सी भी क्लास है, देख लें, क्योंकि आप लोग सब बच्चे जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स इस सेक्शन में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपको लेटर ऑन जो है वो फिर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं कोई चीज़ क्लियर है तो दोनों रिकॉर्डिंग सुन लें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर द कोर्स आउटलाइन विद यू एंड एज वेल एज द असेसमेंट प्लान, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे आप लोग मुझे सब ये बता दें कि आपको जो है वो सैटरडे के अलावा कौन सा स्लॉट जो है वो सूट कर रहा है, सैटरडे एंड वेंसडे के अलावा। मतलब अगर हम सैटरडे की क्लास को शिफ्ट करें तो आपको कौन सा स्लॉट सूट करता है या कौन सा डे सूट करता है? मैम ट्यूसडे में रखें। ट्यूसडे को? मैम मंडे और ट्यूसडे को बहुत क्लासेस हैं। चलें उसके अलावा बता दें, उसके अलावा फिर बताएं। मंडे को आप लोगों के सारे स्लॉट बिजी हैं? मैम सुबह 8 नो बजे। मैम। नो मैम, मंडे को एक ही क्लास है। मैम 2 क्लासेस हैं डे टाइम में, फिर शाम टाइम का रखते हैं। क्लैश आ सकता है, सबके सेक्शंस चेंज होते हैं। मैम हम क्लास में डिस्कस करके ना हाँ जी आपको बिल्कुल, बता मैं देंगे। आपको यही कहने लगी थी कि आप लोग ऐसा करें, अपने क्लास के ग्रुप में डिस्कस कर लें ये आज, ठीक है। और नेक्स्ट इन क्लास से पहले इंशाल्लाह मुझे बता दीजिएगा कि सैटरडे के अलावा आपको कौन सा जो है वो स्लॉट सूट कर रहा है। अगर मंडे में भी आपको कोई भी स्लॉट सूट कर रहा है तो वो मुझे बता दें आप, ठीक है, ताकि हम उसको जो है वो फिर उस तरह से एडजस्ट करें, ठीक है बच्चे। अब आप सब बच्चों ने पढ़ के आना है, और नेक्स्ट क्लास से मैंने ये नहीं सुनना कि जी हम नेक्स्ट क्लास में नहीं थे, इस क्लास में नहीं थे। नेक्स्ट क्लास में अगर आप अब से जो नेक्स्ट ऑनवर्ड क्लासेस हैं अगर आप उसमें नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं आपकी एब्सेंट जो है वो मार्क करूंगी, ठीक है। एंड मेक श्योर बच्चे कि मैं जब आपको जो है वो कॉल करूं ड्यूरिंग द क्लास तो आप मुझे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि आप ऑनलाइन यहाँ पे जो है वो लॉग इन हो गया आप बच्चे, ठीक है ना, कि लॉग इन होके आप जो है वो बाकी एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं। जब क्लास है इट मीन्स कि यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, एंड व्हेन यू आर कॉल्ड ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द क्लास तो आपको मुझे मस्ट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है बच्चे। कोई और क्वेश्चन नहीं है आपका? कौन सी एक स्टूडेंट मुझे कुछ कहना चाह रही थी अभी यहाँ पे, उनकी बात स्किप हो गई थी बेटा, कौन है वो मुझे बता दें। आपका क्या इशू है बेटा, आप मुझे ऐसा करें मेल कर दें, ठीक है। जौन सा भी स्टूडेंट थी जो मुझसे कुछ अभी बात कहना चाह रही थी, आप मुझे मेल कर दें बच्चे। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट क्लास में आपने ज़रूर पढ़ के आना है, और आप लोग लिंक LMS से ले लें, जिनके पास LMS नहीं है। मैं आप सब स्टूडेंट से कहती हूँ कि जिनको लिंक मिल जाता है वो क्या करें, रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ शेयर कर दें, ठीक है, जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।